नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको देश के तमाम अहम खबरें। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर विपक्ष ने तीखा हमला बोला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर विपक्ष ने अब तीखा हमला बोला है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि अमित शाह मुख्य मुद्दों से भटक रहे हैं और विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे। तिवारी ने कहा कि कई राज्यों से आए उदाहरणों पर भी सरकार मौन है। तो वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि चुनाव आयोग की हठधर्मिता का समाधान सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद ही हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा में बहस का स्तर गिर गया है और जरूरी मुद्दों पर समग्र चर्चा नदारद है। मुख्य मुद्दों से भटक रही है सरकार, प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया है। बता दें आपको कि राज्यों के उदाहरणों पर भी जवाब नहीं मिला है कांग्रेस को। कांग्रेस का ये कहना है चुनाव आयोग की हठधर्मिता खत्म करने कोर्ट जाना पड़ा। मनोज झा ने कहा है ये लोकसभा में बहस का स्तर लगातार गिर रहा है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने ये बात कही है संसद में। बता दें कि संसद में अमित शाह के बयान पर अब विपक्ष हमलावर हो रहा है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार के पास सवालों के जवाब ही नहीं है, मुख्य मुद्दों से भटक रही है सरकार, ये विपक्ष का कहना है। राज्यों के उदाहरण पर भी जवाब नहीं मिला है। कांग्रेस जो जवाब चाहती थी अमित शाह ने अपने जवाब में वो नहीं कहा। मुद्दों से हटकर जो वर्तमान है उससे दूर जाकर अमित शाह गिना रहे थे, वोट चोरियां कांग्रेस संगठन का जिक्र कर रहे थे। वो जिक्र कर रहे थे जिस तरीके से जिनका कोई वास्ता एसआईआर से नहीं था। ये दर्शाता है कि सटीक जवाबों को देने की जगह वो खोखलेपन का प्रदर्शन कर रहे थे। कल मैं बहुत निराश हुआ अमित शाह जी से। मैं सोचता था इतने दिनों का अनुभव है, कुछ संयम और संयत रहे। मैं क्या कहूँ, बहस का स्तर ये हो जाएगा हमारे लोकतंत्र में, हमारी संसद में, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। वैसे शब्द जो आमतौर पर भी पसंद नहीं किए जाते हैं, उन शब्दों को बोला गया। मुझे लगता है कि अभी वंदे मातरम पर 2-4 दिन पहले बहस हुई। ये कौन से वंदे मातरम की कल्पना का देश बन रहा है जहां वैसे शब्द बोले जा रहे हैं और स्पीकर साहब चुप रहते हैं। कुछ लोग जब उन्हीं के साइड के टोकते हैं तो कैजुअली कहते हैं इसे हटा दीजिए। अगली बड़ी खबर समाजवादी पार्टी के हवाले से आ रही है। बता दें आपको कि समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर अपना बयान दिया है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि एसआईआर पर लोकसभा में चर्चा हो रही है, इसमें हमारे नेता अखिलेश यादव ने वर्तमान में किस तरह भाजपा के लोगों द्वारा इस देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और गरीबों का वोट काटा जा रहा है, उस पर चर्चा की। ये पूरी तरह लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं, इसे खत्म करने का प्रयास है। अवधेश प्रसाद बता दें आपको कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस देश में करोड़ों दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और गरीबों का वोट काट रही है सरकार। ये पूरी तरह लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ ही नहीं बल्कि इसे खत्म करने का प्रयास है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको समाजवादी पार्टी के हवाले से बता रहे हैं। आपको अमित शाह के बयान के बाद सांसद अवधेश प्रसाद का बयान आया है। जल्दबाजी है कि जो जिस काम को 3 महीने में निपटाया जा सकता है, कौन सी जल्दबाजी पड़ी है कि 1 महीने में निपटाने के लिए बीएलओ पर दबाव पड़ रहा है। ये भी चर्चा में बात आई कि कई तहसीलों में जो बीएलओ हैं उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई और कई क्या किसी में उत्तर प्रदेश में जो बीएलओ लगाए गए हैं उनको खुद ही नहीं जानकारी क्या करना है, फार्म कहाँ बांटना है, और जो फार्म बांटने की भी सूचनाएं जो मिली, भारतीय जनता पार्टी दबंग
रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तरफ, जहां यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव के लिए आवश्यक प्रांतीय परिषद के सदस्य चुन लिए गए हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को उत्तर प्रदेश के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त भी किया गया है। उनके लखनऊ पहुंचने पर नए प्रदेश अध्यक्ष की बीजेपी घोषणा करेगी। संभावना है कि 16 दिसंबर से पहले घोषणा हो जाए। बता दें आपको कि 16 दिसंबर से खरमास शुरू हो रहा है, जो 14 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान बीजेपी में बड़े काम ना करने की परंपरा है। सूत्रों से मिली जानकारी की माने तो 12 दिसंबर को यूपी बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। यूपी बता दें आपको कि पीयूष गोयल आज शाम को लखनऊ आ सकते हैं और कल सुबह नामांकन की औपचारिकता पूरी कर नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान दोपहर बाद कर दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा जल्द हो सकती है, क्योंकि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज शाम को लखनऊ आ सकते हैं पीयूष गोयल। इस वक्त की बड़ी खबर रायबरेली से है, जहां फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला सामने आने के बाद प्रशासन और सुरक्षा तंत्र में हड़कंप मच गया है। करीब 52,846 संदिग्ध सर्टिफिकेट निरस्त करने की प्रक्रिया चल रही है। इस कार्रवाई के बाद टेंट और झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे कई लोग रातों रात परिवार समेत भाग खड़े हुए। जांच में यह भी सामने आया है कि सीआरएस पोर्टल से छेड़छाड़ कर हजारों फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए थे। वहीं प्रशासन अब इस नेटवर्क की गहनता से जांच में जुटा हुआ है। ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि ये कौन लोग थे और कहां से आए थे, इन लोगों की किसकी सरपरस्ती में थे, इतने बड़े स्तर पर फर्जी दस्तावेज कैसे इन्होंने बनवाए। तमाम सवालों पर अब जवाब ढूंढने की कोशिश प्रशासन कर रहा है। बता दें आपको कि ये पूरा नेटवर्क है। यही कारण है कि जैसे ही इस फर्जी प्रमाण पत्र कांड का पता चला प्रशासन को, बहुत सारे लोग जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे वो रातों रात गायब हो गए हैं। मामले की अब गहनता से जांच कर रहा है प्रशासन। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में प्रशासन सख्त नजर आ रहा है और एक्शन में है। बढ़ाया गया है जांच का दायरा, यानी कि जितने भी लोग जड़ों में हैं उन सबको खोद निकालने की कोशिश इस वक्त प्रशासन कर रहे हैं। और यही कारण है कि अब प्रशासन में हड़कंप मच गया है जब ये फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला प्रशासन के सामने उजागर हुआ। बता दें कि बहुत सारे लोग, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओम द्विवेदी हमारे साथ मौजूद हैं। ओम, क्या कुछ खबर सामने आ पा रही है इस पूरे मामले पे? जी बिल्कुल, जिस तरह से बताया जा रहा है, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र लोगों को परत दर परत जिला प्रशासन की ओर से चली जा रही है। शासन स्तर से आई गाइडलाइन के निर्देशानुसार रायबरेली जनपद के सरोवर तहसील क्षेत्र में 52,000 से अधिक संख्या में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए थे। लगातार इसकी परत दर परत खुलती चली आ रही है और बताया जा रहा है जब निरस्तीकरण की प्रक्रिया चल रही है तो पता चला 400 के करीब लगभग घुसपैठिया घुस आए थे और वो अचानक यहाँ से गायब हो गए हैं। जिला प्रशासन भी इस तफ्तीश में जुटा हुआ है आखिर वो घुसपैठिया कहाँ से आए थे, रोहनिया, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी। अब सबसे बड़ी चीज है, उनको भारतीय नागरिकता दिलाने के लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जा रहे थे। इसी को लेकर जो शासन की तरफ से गाइडलाइन आए थे, जिला प्रशासन भी सक्रियता से कार्य कर रहा था। टीटीओ और जिम्मेदार की बात की जाए तो वो भी सक्रियता से कार्य कर रही थी। अगर कोई डीपीआरओ की बात की जाए तो डीपीआरओ भी लगातार प्रयासरत है और निरस्तीकरण की प्रक्रिया लगातार है। इसी को लेकर जो पता चला बाद में, जो अचानक घुसपैठिया जो आए हुए थे एक ही गाँव के बताए जा रहे हैं। अलग अलग गाँव से कुछ घुसपैठिया जो बाहर से आए हुए थे वो अचानक ओम करीब 52,846 संदिग्ध सर्टिफिकेट्स को निरस्त कर दिया गया है। लेकिन इन सर्टिफिकेट्स को बनाने वाले जो संलिप्त लोग थे, जो इसमें लिप्त नजर आ रहे थे, क्या उन लोगों पे भी कार्रवाई अब प्रशासन करने वाला है और कितने जगहों पर इस तरीके की छापेमारी की गई है? बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये रायबरेली के सलवन तहसील क्षेत्र का पूरा मामला था, जहां पर ये 1 साल पहले का प्रकरण बताया गया था और लगातार इसकी परत दर परत जिला प्रशासन की ओर से खुली जा रही थी। अब शासन की ओर से भी निर्देशानुसार आए थे, जिसके बाद निरस्तीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई थी। मेन जो आरोपी था निशान, यानी जिसके यहाँ सहज सेवा केंद्र संचालित हो रहा था, उसी के घर पे जो वीडियो है अभी विजय यादव वो भी वहां रह रहे थे और विजय यादव की लॉगिन पासवर्ड आईडी से इसी जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए थे, उन्हीं की लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाए गए थे, फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए थे। जिसके बाद एटीएस की जांच में सभी परतें खुलती चली आ रही थी। जीशान भी गिरफ्तार हो गया है और जो विजय यादव है वीडियो वो भी गिरफ्तार हो गया है। लगभग आपको बता दें 1 साल के अंतराल में लगभग
1 दर्जन से अधिक जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो जी गए। ओम, जो लोग गायब हुए हैं रातों रात इस प्रशासन की प्रक्रिया के तहत, झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रह रहे थे वो अचानक गायब हो गए, उनकी संख्या कितनी बताई जा रही, कितने लोग गायब हो गए और क्या पता चल पाया है कि कहां अचानक से रातों रात ये लोग गायब हो गए? बिल्कुल बताना चाहूंगा, एक परिवार से 25 तो किसी परिवार से बच्चों को शामिल किया गया था। सबसे बड़ी चीज है ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश की रोहिंग्या, ये सभी लोग शामिल थे। इनको भारतीय नागरिकता दिलाने के लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया की जा रही थी। जी ओम, अब क्या प्रशासन आगे की क्या कार्रवाई कर सकता है? अब इसमें और कितनी गिरफ्तारियां हो सकती हैं और साथ में जो लोग फरार हुए हैं उन पर भी क्या अब जांच बैठेगी और किस तरीके से ढूंढने की कोशिश की जा रही है? जिस तरह से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए थे, इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रियता से काम कर रहा है। सीपीओ लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और जो डीपीआरओ है वो भी लगातार प्रयासरत है। निरस्तीकरण की प्रक्रिया की जा रही थी। हाँ, अब बात ये उठती है जो घुसपैठिए आए हुए थे वो कहाँ गए, इसको लेकर भी जिला प्रशासन की तरफ से प्रयासरत किए जा रहे हैं ताकि वो कहाँ से आए हुए थे, कहाँ गए हैं, इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। बहुत शुक्रिया ओम द्विवेदी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम तक खबर पहुंचाने के लिए। रुक करते हैं अब गोवा की तरफ। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में बड़ा एक्शन हुआ है। बता दें कि बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिक और अग्निकांड के मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स को दबोच लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत एक्शन में नजर आ रहे थे और उसका जो रिजल्ट है अब लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी तक आ पहुंचा है। बता दें आपको कि थाईलैंड में छिपे थे लूथरा ब्रदर्स, जिनको अब हिरासत में ले लिया गया। ये दोनों भाई फुकेट में एक होटल में रह रहे थे। अब उन्हें भारत लाने की तैयारी हो रही है। माना जा रहा है कि आज शाम तक वो दोनों आरोपी भारत की सरजमी पर होंगे। लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। लेके चलते हैं अब आपको बिहार की तरफ, जहां बिहार के सीतामढ़ी जिले में HIV पॉजिटिव मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। जिले में अब तक 7,900 से अधिक HIV पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से बता रहे हैं आपको। बिहार के सीतामढ़ी जिले में HIV पॉजिटिव मरीजों की संख्या में तेजी आई है। जिले में अब तक 7,900 से अधिक HIV पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें हैरानी की बात है कि छोटे बच्चे भी शामिल हैं। प्रतिमाह 40 से 60 नए मामले सामने आ रहे हैं अस्पतालों में, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग में अब हड़कंप मच गया है। विशेषज्ञ इस बढ़ते आंकड़े को लेकर अब चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं। चलिए लेके चलते हैं आपको अब उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। प्रदेश में करीब 2,93,00,000 मतदाता ऐसे हैं जिनके घरों पर SIR का फॉर्म भेजा गया था, लेकिन इन लोगों ने फॉर्म भरकर जमा नहीं किया। इन मतदाताओं को निर्वाचन आयोग गायब मतदाता मानकर इनकी तलाश में जुट गया है। दरअसल बता दें आपको कि SIR के जो गणना पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं उनमें मृत, स्थानांतरित या अनुपस्थित मतदाता हैं। इनका सत्यापन BLO और BLA की मदद से होगा। बुधवार ऐसे लोगों की सूची इन्हें सौंप दी जाएगी। पहले ऐसे मतदाताओं की संख्या 4,50,00,000 थी और फिर अभियान चलाकर सत्यापन किया गया तो ये संख्या घटकर 2,93,00,000 रह गई है। उत्तर प्रदेश में बता दें कि मतदाता सूची अभियान इस वक्त चल रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डालीबाग में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी मूल के लोगों के खिलाफ पुलिस ने सर्च अभियान चलाया है। जिन झोपड़ियों में रहने वाले खुद को अनपढ़ मजदूर बताते हैं, जांच पड़ताल में उन्हीं झुग्गियों झोपड़ियों के अंदर उर्दू की किताबें, पंखे, बल्ब और VIP कैंप जैसी सुविधाएं मिली हैं। बता दें कि पुलिस टीम ने अचानक छापेमारी कर झुग्गियों में मौजूद लोगों के आधार कार्ड और NRC दस्तावेजों की जांच की। हैरानी की बात तो यह है कि लगभग सभी संदिग्धों के आधार कार्ड असम के बरपेटा जिले के ही निकले हैं। पुलिस ने बताया कि दस्तावेजों की जांच के लिए असम पुलिस से संपर्क किया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये पहचान पत्र असली है या फर्जी तरीके से तैयार कराए गए हैं। यूपी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की समय सीमा 14 दिन और बढ़ाना तय हो गया है। इससे प्रदेश में SIR अभियान को काफी राहत मिलेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने भारत निर्वाचन आयोग से 14 दिन का अतिरिक्त समय मांगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं SIR के हवाले से। बता दें आपको कि SIR की समय सीमा 14 दिन और बढ़ सकती है। बता दें आपको कि 2,91,00,000 संदिग्ध वोटरों की जांच पूरी हो सके, इसलिए अतिरिक्त
समय मांगा जा रहा है। अगर सब ठीक रहा तो डेडलाइन 25 दिसंबर तक बढ़ जाएगी। ये एक्सटेंशन मतदाताओं के लिए वरदान भी साबित होगा, क्योंकि अभी तक 99.14% डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है, लेकिन लाखों फॉर्म अभी भी ऐसे हैं जो सबमिट नहीं हुए हैं। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की झांसी की तरफ, जहां मऊ रानीपुर में काम के बढ़ते बोझ से परेशान एक बीएलओ द्वारा विषाक्त पदार्थ सेवन किए जाने का मामला सामने आया है। आनंद फानन में बीएलओ को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बीएलओ की हालत गंभीर देखते हुए उसे झांसी अस्पताल रेफर कर दिया। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झांसी से, जहां एक बीएलओ ने सुसाइड की कोशिश की है। जहरीला पदार्थ का सेवन किया गया है उनके द्वारा, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। सर, एक तो बीएलओ है, तो बीएलओ में लगातार एसआईआर का काम कर रहे, उधर विभागीय काम करना पड़ रहे हैं, जिसमें ई-केवाईसी मुख्य ई-केवाईसी के लाने एक आदमी के लिए इंटरनेट की सुविधा जरूरी है, लेकिन गांव में इंटरनेट नहीं आ रहा है, इसलिए ई-केवाईसी नहीं हो रही, इसलिए बार बार पैसा दिया जा रहा है। उसी तरह बीएलओ के कार्य के लिए पैसा दिया जा रहा है, इसलिए इस पैसा में आकर मैंने कीटनाशक का सेवन कर लिया है। आज एक व्यक्ति जिनका नाम राथू राम था और रोजगार सेवक के पद पर तैनात है, उन्हें अस्पताल लाया गया। उनके द्वारा, वो बीएलओ भी थे, उनके द्वारा एसआईआर का काम बहुत अच्छी तरीके से लगभग एक हफ्ते पूर्व ही खत्म कर लिया गया था, और किसी अन्य कारणवश आज उनके द्वारा ऐसा कदम उठाया गया। जो भी तथ्य हैं उसके संबंध में जांच करी जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई करी जाएगी, और अभी यहाँ के डॉक्टर्स द्वारा उनका प्राथमिक इलाज कर दिया गया है, जिसके बाद उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज और अच्छे उपचार के लिए रेफर करा गया है, और अभी उनकी स्थिति वर्तमान में सामान्य है। औरैया की तरफ, जहां पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। इसी कड़ी में औरैया में पुलिस ने गौकशी के मामले में वांछित चल रहे आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन लंगड़ा के तहत औरैया में ये ऑपरेशन चला है, जिसमें गौकशी के मामले में वांछित चल रहे आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम शोएब बताया जा रहा है। बता दें आपको कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है, उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने उसके 2 अन्य साथियों को भी साथ में गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी शोएब साथी समेत इटावा भागने के फिराक में था। शोएब पर पहले से करीब आधा दर्जन से अधिक केस पंजीकृत भी हैं। साथियों के साथ इटावा भागने की तैयारी में था सरगना। रुक करते हैं सिद्धार्थनगर की तरफ, जहां जिले के डुमरियागंज कस्बे में तकिया फकीर गांव की सार्वजनिक भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को प्रशासन ने जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया है। बता दें आपको कि ध्वस्तीकरण की यह कार्रवाई तहसीलदार रवि कुमार यादव के नेतृत्व में राजस्व एवं पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से की गई। कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दोबारा कब्जा किया तो कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डुमरियागंज में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाबा का बुलडोजर डुमरियागंज में गरज रहा है। प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए हटाया अवैध कब्जा, सार्वजनिक भूमि को कराया कब्जा मुक्त। डुमरियागंज में प्रशासन की बड़ी कामयाबी। रुक करते हैं मथुरा की तरफ, जहां मथुरा जंक्शन स्थित रेल यार्ड में रेलवे प्रशासन की ओर से मॉक ड्रिल आयोजित की गई। रेलवे यार्ड में खड़ी एक बोगी में आग लग गई। रेल प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर संबंधित विभागों के कर्मचारियों और दुर्घटना राहत वाहनों को मौके पर पहुंचने की सूचना दी। कुछ ही समय बाद मौके पर संबंधित विभागों की टीम पहुंची और तत्परता दिखाते हुए लगभग 1 घंटे की कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आगरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि मॉक ड्रिल रेल प्रशासन के विभिन्न विभागों की तत्परता को देखने के लिए किया जाता है। मॉक ड्रिल के समय सभी विभागों ने अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम किया। ये रेलवे की तरफ से एक मॉक किया गया था, जिसमें एनडीआरएफ की टीम पूरी टीम ने भाग लिया था। उसका मुख्य उद्देश्य था कि ये जो एनडीआरएफ और रेलवे के बीच में सामंजस्य बन सके। ऐसी किसी घटनाएं भविष्य में होने वाली घटनाओं से हम आपस में मिलकर के कैसे काम कर सकते हैं, एक सामंजस्य हो सके, फोर्सों का आपस में काम समन्वय बन सके, उसी पर ध्यान रखा। एक मॉक
प्लान किया था जिसमें एक ट्रेन डिरेल हुई है, उसमें आग लगी है, उससे विक्टिम निकाला गया था। तो वही एक प्रक्रिया थी जो काम पालन करी। सर कितने लोग इसमें एनडीआरएफ के कार्य में लगे आज जो ये ड्रिल? ये पूरी टीम काम कर रही थी, 40 लोगों की पूरी टीम जो है वो पूरी इस टीम में काम कर रही थी। रायबरेली में दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने दोनों घायल युवकों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। रायबरेली से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हादसे में बाइक के उड़े परखच्चे, जिसके बाद दोनों युवकों को गंभीर रूप से जो घायल थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसके तहत जिला अस्पताल उनको रेफर भी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर रायबरेली से बता रहे हैं आपको, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए और दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए। जिसने भी ये दृश्य देखा वो हैरान रह गया। बता दें आपको कि दोनों गंभीर रूप से घायल युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर दोनों की हालत अब नाजुक बनी हुई है। ये दर्दनाक सड़क हादसा रायबरेली में हुआ है। बता दें कि तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को रायबरेली में टक्कर मार दी थी, जिसके बाद जो बाइक थी वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और इस पर सवार दोनों युवकों की गंभीर रूप से हालत खराब हो गई है, जिसकी वजह से उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देश की तमाम अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप बने रहिए आज की खबर के साथ।